Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्थित मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रायोजित स्वयं प्रभा की इस मुहिम और आईआईटी कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में जो ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर हो रहा है, उसमें मेरे द्वारा प्रायोजित कोर्स का ये 12वां लेक्चर है, जो सिटीज़न एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेक्शन यानी नागरिक प्रशासन अंतःक्रिया जो एक टाइटल है, उसके अंदर लोकपाल को फोकस कर रहे हैं। इसमें यहाँ देखना महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ दो शब्द है, सिटीज़न और एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके बीच में इंटरैक्शन का पूरा पहल है। आखिर इस इंटरैक्शन या अंतःक्रिया की ज़रूरत क्यों पड़ी है, सबसे पहला तो यही सवाल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परंपरागत रूप से सिटीज़न और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को आपस में एक दूसरे का पूरक नहीं समझा जाता था। एक दूसरे के बीच में गैप था, दोनों के बीच में। नागरिक को अमूमन हम मानते थे कि वो निरुत्साहित व्यक्ति है, जो प्रशासनिक कार्यों में दखल नहीं देता है, सहभागिता नहीं करता है। वो जो है ये मान के चलता है कि सरकार और प्रशासन उसके लिए माई बाप है और वो जो करेगा उसके हित में करेगा। लेकिन जैसा हम लोग ने देखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे डेवलपमेंट में, पूरी विकास यात्रा में, किस तरह से जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जहां वो एक तरह से डाइकोटमी दिखता था सिटीज़न और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, एक तरह से अलगाव दिखाई पड़ता था नागरिक और प्रशासन के बीच में जो है। लेकिन और वो अलगाव अलग अलग रूप में, अलग अलग समय और डायमेंशन में देखने को मिलता है। जैसे आप एनपीएम देखते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो वहाँ मार्केट बहुत प्रभावी हो जाता है और जो नागरिक है वो एक उपभोक्ता, वो एक कस्टमर के रूप में जो है तब्दील हो जाता है। लेकिन फिर एक नई धारा आती है लोक प्रशासन में, जो ये मान के चलता है कि हमें एनपीएस को फोकस करना चाहिए, न्यू पब्लिक सर्विस। और वो ये मान के चलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सिटीजन, सबसे पहले हम नागरिक हैं। वी आर नॉट वोटर्स, वी आर नॉट बेनिफिशरी, वी आर नॉट एनी काइंड ऑफ टूल। मतलब हम सबसे पहले नागरिक हैं। हम राजनेताओं के लिए वोटर हो सकते हैं, हम प्रशासन के लिए लाभुक हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारी पहचान है वो नागरिक के रूप में है, और इस पहचान की एक अलग अहमियत है। तो हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, वो ये है कि हम प्रशासन से मांग करें, डिमांड करें, और जो प्रशासन है उसको भी अपना पूरा कलेवर, पूरा रवैया बदलना पड़ेगा। हम बेबेरियन नौकरशाही से आगे निकल चुके हैं, जो ये मान के चलता था कि आम लोगों का जो अकल है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रशासन भी आज तब्दील हो चुका है। आज हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेट के बारे में कि वो सर्विस जो है वो ओरिएंटेड है, वो लोक सेवक हैं वो। तो ये जो टॉपिक है आज का, वो इस मामले में बहुत नायाब है, क्योंकि हम दोनों के बीच कह रहे हैं कि इंटरैक्शन की हम कोशिश कर रहे हैं, और आपस में जो है वो तादात्म्य स्थापित करे, तालमेल स्थापित करे, साझा भाव स्थापित करे, और उसमें केस स्टडी के रूप में हम लोकपाल को देख रहे हैं यहाँ। तो देख सकते हैं आप, नागरिक प्रशासन अंतःक्रिया यानी सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरैक्शन, लोकपाल जैसा कि कंसेप्ट ही है। आप देखिए, लोकपाल और लोक आयुक्त दो शब्द है, और इसे ओम्बुड्समैन के से ये निकल के आया। एक टर्म है ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन का जो ये पूरा कंसेप्ट है, ये विदेश से आता है। जब आप विश्व के नक्शे को देखेंगे, इंटरनेशनल नक्शे को देखेंगे, तो वहाँ देखिएगा यूरोप में जो है का जो एक ऊपरी हिस्सा है, नॉर्थ यूरोप, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं इस तरह के आकार के। कोई आपको स्वीडन दिखेगा, कोई फिनलैंड दिखेगा, कोई आपको जो है स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ऐसे जो छोटी कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, वो सारी कंट्रीज़ को ही स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। आप देखिएगा, स्कैंडिनेवियन कंट्री से ये कंसेप्ट आया है।
और ये सारे कंट्री बहुत छोटे कंट्री हैं और वहाँ पे जो है बहुत ईमानदार लेकिन देश है। तो जब भी आप हर साल डेटा देखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का या फिर जो है दूसरी संस्थाओं का जो कि भ्रष्टाचार के निवारण के लिए करप्शन इंडेक्स को जारी करता है, तो उसमें सबसे 1 नंबर 2 नंबर पे जो कंट्रीज़ आते हैं वो यही आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। तो वहीं से ये कंसेप्ट निकल के आ रहा है जिसको हम बार बार बात कर रहे हैं, ओम्बुड्समैन। और ओम्बुड्समैन एक संस्था है जो कि भ्रष्टाचार के लिए जांच करती है। अगर लोकवित्त में पब्लिक मतलब स्फीयर में अगर कहीं करप्शन के चार्जेस हैं तो उसको जांच करने वाली संस्था है ये ओम्बुड्समैन। तो भारत ने पूरा कंसेप्ट वहीं से लिया है दरअसल। तो भारत के संदर्भ में इस संकल्पना को अगर देखें तो वही ओम्बुड्समैन से निकल के आता है ये लोकपाल और लोकायुक्ता। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इसे हम गुड गवर्नेंस के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। गुड गवर्नेंस का नोशन पहले भी हमने पिछले क्लासेस में बातचीत की है। गुड गवर्नेंस या सुशासन का अर्थ होता है कि शासन को काम करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए। 1989 का वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट है और वर्ल्ड बैंक के इस डॉक्यूमेंट में जब गुड गवर्नेंस को परिभाषित किया गया है तो उसमें करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात भी है, मतलब जहां भ्रष्टाचार नहीं हो। तो जब भी हम बात करते हैं करप्शन नहीं होगा जहां, तो वहां जो है ओम्बुड्समैन जैसी संस्थाएं, लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को आपको मजबूत करना पड़ेगा, तभी करप्शन को से आप फ्री रख सकते हैं वहां पे। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि हमें ओम्बुड्समैन की आवश्यकता क्यों है। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, 70-75 साल हो चुके हैं और फिर हम इस पूरे मुहिम में 90 के दशक से जुड़े हुए हैं कि हमें ओम्बुड्समैन चाहिए भ्रष्टाचार के निवारण के लिए। तो आखिर इसकी आवश्यकता है क्यों? तो आप देख सकते हैं कुशासन यानी पुअर गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस एक दीमक की तरह होता है जो धीरे धीरे किसी राष्ट्र की नींव को नष्ट कर देता है और प्रशासन को अपना कार्य पूरा करने से रोकता है। इसके मूल में भ्रष्टाचार का संकट है। तो कुशासन यानी पुअर गवर्नेंस अगर ज़्यादा दिन तक चलता रहेगा तो सरकार, शासन, सत्ता की नींव जो है उससे कमज़ोर होगी, उसका ह्रास होगा। तो हमें उसके जगह गुड गवर्नेंस और उसके सारे प्रैक्टिसेस को, सारे प्रयोगों को लाना चाहिए। दूसरा है अधिकांश भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियां शायद ही स्वतंत्र हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता और उसके मालिक की आवाज़ कहा है। जो पहले से ऑनगोइंग इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, हम जानते हैं कि सभी पे कहीं ना कहीं बहुत तरह का एक बंदिश होता है, वो अपना कामकाज जो है स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर पाती है। तो उस स्थिति में भी जो है हमें ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्ता जैसी संस्था की जरूरत है जो स्वतंत्र संस्था हो सरकार से। तीसरी बात, इनमें से कई एजेंसियां बिना किसी प्रभावी शक्तियों के सलाहकार निकाय हैं और सलाह का पालन करना शायद ही कभी किया जाता हो। ये सारी जो एजेंसियां हैं बहुत सारी एडवाइजरी एजेंसियां हैं जिसके सलाह को मानना ना मानना सरकार पे डिपेंड करता है। मतलब वो एजेंसी जो सलाह दे रही है उसको कोई माने या ना माने वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे है, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, बलपूर्वक नहीं है कि उनके सारे सलाह को आप मानेंगे ही। आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही की भी समस्या है। इसके अलावा वहाँ इन एजेंसियों पे अंकुश लगाने के लिए कोई अलग और प्रभावी तंत्र नहीं है। जो इंटरनल मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है वो भी नहीं है। तो इंटरनल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी संस्था जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो भ्रष्ट ऐसी संस्थाओं पे अंकुश कैसे लगाया जाए? तो ओम्बुड्समैन एक महत्वपूर्ण जो है संस्था है उस मायने में जो उस पर अंकुश लगा सकती है। इन परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के निवारण में ओम्बुड्समैन एक महत्वपूर्ण पहल हो सकता है। इसमें भी जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया कि हमें किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को उसके एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ, उसके उस विषय पर जो अस्तित्व में जो साहित्य हैं उसके साथ जोड़ के देखना चाहिए। तब कहीं ना जाके हम उसके बारे में एक बहुत व्यापक और बहुत होलिस्टिक तरीके से जो है उस पर बातचीत कर सकते हैं। तो पहला जो लिटरेचर है ओम्बुड्समैन पे या लोकपाल लोकायुक्ता पे वो निवृत्ति सारंगपानी और क्वाजी अली सली और उनके मित्रों के द्वारा 2015 में लिखित है और उसका शीर्षक है ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ग्लोबल ओम्बुड्समैन सिस्टम ए CSR पर्सपेक्टिव, जो वर्ल्ड जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है उसमें छपा है। और इस आर्टिकल में कई महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित किया गया है। द आर्टिकल अंडरस्कोर्स द
pivotal role of regulation in shaping the conduct of business and government towards corporate social responsibility। मतलब जो corporate social responsibility है, CSR है, उससे जुड़े व्यवसायिक और सरकारों के आचरण का जो पक्ष है उसको ये एम्फेसिस करता है और आर्ग्यू करता है कि कैसे CSR जैसे इनिशिएटिव जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनिशिएटिव हैं उसको बहुत बार जो है वो रुकावटों का, बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, यानी अपर्याप्त संस्थागत समर्थन है, और जब समर्थन आपको नहीं मिलेगा तो हर्डल हर राह पे आपको मिलेगा। So proposing the implementation of CSR ombudsman system, the study examine its potential to enhance CSR agendas। और ये लेख इस बात को फोकस करता है कि अगर हम CSR ombudsman तंत्र को क्रियान्वित करेंगे तो उससे क्या होगा कि CSR एजेंडा को इन्हांस करने में, जो CSR से जुड़ा हमारा आगे का कार्य रूप है उसको बढ़ावा देने में बल मिलेगा, और साथ ही साथ इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। द आर्टिकल लेज आउट ए कंपाइलिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पेविंग द वे फॉर फ्यूचर रिसर्च इन दिस डोमेन। और साथ ही साथ ये लेख क्या करता है कि एक तरह से सैद्धांतिक आपको फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जिससे इस विषय पर भविष्य में और भी महत्वपूर्ण सुधी अगर शोध की आवश्यकता होगी तो उसी के आधार पर इसे किया जा सकेगा। दूसरा जो लिटरेचर है वो मालियद्री पाचा एंड सोल्ट्री श्रीशा का है 2012 में, और इसका शीर्षक है सक्सेस ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, मीथ और रियलिटी, जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च स्टडीज इन मैनेजमेंट में प्रकाशित है। और इस लेख में द आर्टिकल डिस्कसेस द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस इन बैंकिंग sector and rising importance of complaints despite effort by banks and Reserve Banks of India। और ये इस बात को फोकस करता है कि रिजर्व बैंक और बैंकों के प्रयासों के बावजूद किस तरह से शिकायतों की संख्या बढ़ रही है, किस तरह से महत्वपूर्ण रूप से ग्राहकों की जागरूकता बढ़ रही है। और साथ ही साथ ये द आर्टिकल कॉल्स फॉर प्रोएक्टिव मेजर्स टू enhance the effectiveness of scheme। जो स्कीम है वो कैसे प्रभावी हो उसके दिशा में जो है एक तरह से प्रोएक्टिव मेजर्स यानी अत्यधिक जो है प्रभावी मापन की भी ये आर्टिकल करता है। और साथ ही साथ ओवरऑल इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द चैलेंजेस फेस्ड बाय बैंक, और साथ ही साथ बैंकों के द्वारा जो चुनौतियों का सामना किया जा रहा है इन एड्रेसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, जो ग्राहकों की शिकायतें हैं उससे जुड़ा जो बैंकों के सामने एक चैलेंज है, और नीड फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विसेज, और साथ ही साथ जो ग्राहकों की सेवा है उसको बेहतर करने की दिशा में क्या उपाय होगा उसको भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत विस्तार से इस लेख में बताया गया है। तीसरा जो लेख है वो मिश्रा पीके का है, और वो पॉलिटिकल पैरालिसिस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकपाल इन इंडिया एंड एनालिसिस शीर्षक से है, और ये जो है रिसर्च इंस्पिरेशन एक जर्नल है उसमें प्रकाशित है। और इस लेख में द आर्टिकल एग्जामिन्स द रोल एंड इवोल्यूशन ऑफ लोकपाल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ट्रेसिंग इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी दूसरे विश्व युद्ध के समय से जो है लोकपाल, भारत में लोकपाल संस्था की किस तरह से मतलब शुरुआती विकास हो रहा था, और उसके मतलब आधार को, उसके डेवलपमेंट के ट्रेस को वो करने की कोशिश कर रहा है। एंड इट हाईलाइट्स द नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इन मॉडर्न democratic setup to address challenges in political administration। और साथ ही साथ ये जो राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप को किस तरह से एड्रेस किया जाए, इस सवाल को भी रेखांकित करता है। द आर्टिकल अंडरस्कोर्स द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। इसके साथ साथ ये लेख गवर्नेंस के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही के उभरते महत्व को भी बहुत बारीक तरीके से जो है वर्णन करता है, स्पेशली इन लाइट ऑफ इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन। खासतौर पे हाल में जो भ्रष्टाचार के कई सारे मामले उजागर हो रहे हैं उसके संदर्भ में जो है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी यानी जवाबदेही और पारदर्शिता का जो विषय है इसको भी फोकस करता है ये लेख। एंड इट डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ लोकपाल एज ए वॉच डॉग टू
अपहोल्ड इंटीग्रिटी इन गवर्नमेंटल अफेयर्स। और सरकारी कामकाज में आप कह सकते हैं एक प्रहरी के रूप में लोकपाल की जो भूमिका होती है या होनी चाहिए, उस सवाल को भी रेखांकित करता है। और कुल जमा ओवरऑल द आर्टिकल ऑफर्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द लोकपाल्स सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। टोटलिटी में भारत जैसे देश में लोकपाल का महत्व, उसके क्रियान्वयन आदि सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर बहुत मूल्यवर्धक इंसाइट भी, मूल्यवर्धक जो है सुझाव भी ये लेख प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आर्टिकल ऑस्मन डी का है जो 2020 में प्रकाशित है। इंडिया ओम्बुड्समैन एस्पेक्ट ऑफ structural, institutional and functional, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड सोसाइटी में प्रकाशित ये लेख है। एंड दिस पेपर डिस्कसेस द रोल ऑफ इंडियन ओम्बुड्समैन इन एशियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये लेख एशियाई लोक प्रशासन में भारतीय ओम्बुड्समैन की भूमिका को रेखांकित करता है। इट एक्सप्लेन हाउ द ओम्बुड्समैन प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट फ्रॉम गवर्नमेंट इन्फ्रिंगमेंट एंड प्रमोट फेयर ट्रीटमेंट। और साथ में इस बात को भी रेखांकित करता है कि लोकपाल सरकारी अत्याचार से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे करता है और न्यायमूलक व्यवहार को कैसे बढ़ावा देता है। By ensuring accountability and transparency, the Ombudsman contributes to strengthening Indian democracy and improving public governance। और साथ ही साथ ये लेख विस्तार से इस बात को भी बताता है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा के, यानी जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ा के हम किस तरह से ओम्बुड्समैन को स्ट्रेंथन करते हैं, ओम्बुड्समैन की पूरी संकल्पना को मजबूत बनाते हैं और इसके साथ साथ भारतीय लोकतंत्र को भी मजबूत बनाते हैं और जो पब्लिक गवर्नेंस है, जो लोक शासन है, उसको भी हम कैसे मजबूत बनाते हैं। तो ये लेख विस्तार से उन सारे पक्षों के ऊपर जो है अपनी राय रखता है। अगला लेख जो है एस पांचू का है और इसका शीर्षक है रिपेयरिंग द लोकपाल बिल, और ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 2012 को प्रकाशित ये लेख है। और इस लेख में द आर्टिकल हाईलाइट्स द डिफिशियंसीज विद इन द लोकपाल बिल 2011, प्राइमरली एड्रेसिंग द लैक ऑफ ऑटोनॉमी guaranteed to anti-corruption segment of the Central Bureau of the Investigation। यानी जो लोकपाल बिल है उसमें जो खामियां है उसको ये लेख प्रकाशित करता है और वो खास तौर पे प्राइमरली जो ऑटोनॉमी की समस्या है, जो स्वायत्तता की समस्या है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अंदर, उस पक्ष को रेखांकित करता है। इट ऑल्सो स्क्रूटनाइज द नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज employed by civil society in their interaction with the government। साथ ही साथ ये लेख जो नागरिक समाज है, जो गैर सरकारी संगठन है, उनके द्वारा सरकार के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से जो एक वार्तालाप, एक नेगोशिएशन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उस पूरे प्रोसेस को भी ये रेखांकित करता है। द आर्टिकल प्रपोजेस ए शिफ्ट टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग द इम्पेरेटिव फॉर ए लोकपाल vested with comprehensive control over investigation and prosecution, functioning under a यूनिफाइड नेशनल लेजिस्लेशन। साथ ही साथ ये लेख जो है वो जो नेशनल लेजिस्लेशन है उसके अंदर लोकपाल के अंदर जो शक्तियां हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन का जो कंट्रोल का पावर है उसको भी फोकस करता है। एंड फाइनली इसके अतिरिक्त यह लेख यह भी सुझाव देता है कि छोटे स्तर के भ्रष्टाचार को संबोधित करने और नागरिक चार्टर्स को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाएं, जिसमें लोकपाल को इन क्षेत्रों में पर्यवेक्षक और सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए कहता है। मतलब एक तरह से सुपरवाइजरी और कंसल्टेटिव रोल में लोकपाल रहे, भ्रष्टाचार के से जुड़े मामले हैं उन सभी में, इसको भी ये लेख जो है वो अंडरलाइन करने की कोशिश करता है। तो जैसा कि मैंने पिछले भाग में भी बताया कि ये जो पूरा कंसेप्ट है लोकपाल का, वो ओम्बुड्समैन से आता है और यूरोप के छोटे छोटे जो कंट्रीज़ जो है वो स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, वहीं से वो स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं 1809 में स्वीडन में ओम्बुड्समैन नामक संस्था का औपचारिक जो है शुभारंभ होता है। 20वीं
शताब्दी में 20th सेंचुरी में ओम्बुड्समैन एक संस्था के रूप में विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अधिक प्रभावी रूप से उभरा। तो स्टार्ट स्वीडन से ही हो जाता है जो यूरोप में है, और इसीलिए कई बार आप देखेंगे बहुत सारे मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में ये सवाल आता है कि ओम्बुड्समैन जो है कहाँ से शुरुआत होती है। तो स्वीडन से ओम्बुड्समैन का पूरा कंसेप्ट निकल के आता है। लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके उपरांत जो है विशेष रूप से इंटरनेशनली ये बहुत फेमस हो गया था। न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने इस पद्धति को 1962 में अपनाया है। दो और कंट्री है, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। नॉर्वे भी इसी स्वीडन के पास है। इन सब ने 1962 में फिर इसे अपनाया। 1966 में 1966 में गुयाना पहला विकासशील राष्ट्र था जिसने ओम्बुड्समैन की संकल्पना को अपनाया, तथा इसके उपरांत क्रमिक रूप से मॉरिशस, सिंगापुर, भारत और मलेशिया ने भी इसे आत्मसात किया है। भारत में ओम्बुड्समैन की संकल्पना सबसे पहले 60 के ही दशक में आ गई थी और तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने इसे प्रस्तावित किया था। और जैसा हम जानते हैं कि ओम्बुड्समैन से दो संस्थाएं निकल के आती है, लोकपाल और लोक आयुक्ता। लोकपाल सेंट्रल लेवल पे और लोक आयुक्त विभिन्न राज्यों के लिए है ये। तो ये जो शब्द है लोकपाल और लोक आयुक्त, इस शब्द को LM सिंघवी द्वारा जो है सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। LM सिंघवी लक्ष्मीमल सिंघवी थे और उन्होंने इस टर्म को ईजाद किया था इंडियन कंटेक्स्ट में। 1966 में पहली प्रशासनिक सुधार आयोग ने दो स्वतंत्र प्राधिकार यानी दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ की बात की, केंद्र और राज्य स्तर पर, लोकपाल और लोकायुक्ता। तो ये जो फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उसने रिकमेंडेशन में 1966 में इसके बारे में बताया था। 1968 में लोकपाल बिल लोकसभा में पारित हो गया था, मतलब 60s में ही पारित हो चुका था, आप समझ सकते हैं। परंतु लोकसभा के विघटन के उपरांत ये समाप्त हो गया और उसके उपरांत ये लोकसभा में कई बार समाप्त हुआ। 2011 तक जो है इस बिल को पारित करने में लगभग 8 कह सकते हैं विफल प्रयास हुआ। मतलब 8 टाइम्स 2011 तक, 1968 से 2011 तक लगभग 8 बार और कोशिश की गई इसको कानून बनाने के लिए, लेकिन किसी न किसी कारण से ये जो है वो पारित नहीं हो पाया। 2002 एक इम्पॉर्टेंट टाइम लाइन है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हमें ध्यान रखना चाहिए। 2002 में संविधान को बने जब 50 साल हुए थे तो एक जो है समीक्षा समिति का गठन सरकार ने किया था, जिसको वेंकटचलैया कमीशन भी कहते हैं या संविधान समीक्षा का समिति कहते हैं। और उस समिति ने बहुत सारे लैंडमार्क डिसीजन दिए हैं। आप देखिएगा, चाहे वो सेंट्रल, जैसे हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखते हैं तो उसमें हमारे जहन में होता है सरकारी आयोग का नाम, लेकिन आप कभी इस कमेटी के रिपोर्ट को देखिएगा, इसने भी बहुत सिग्निफिकेंट सिफारिश दी है। कई बार जब हम कहते हैं कि कोई उम्मीदवार इलेक्शन में लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, तो इस कमेटी ने साफ लिखा है कि अगर कोई जो है वो हेनस क्राइम में लिप्त है तो उसे इलेक्शन नहीं लड़ना है। इस कमेटी ने कहा है कि कैंडिडेट को एक बार एक ही जगह से लड़ना चाहिए, वो 2 बार इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि उससे इतना अतिरिक्त धन का व्यय होता है। तो जब आप कमेटी का खासतौर पे राष्ट्रपति शासन कहाँ लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, राज्यपाल की क्या भूमिका होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस सब पे बहुत विस्तृत रिपोर्ट है अगर आप वेंकटचलैया के रिपोर्ट को देखेंगे तो। लेकिन उस कमेटी के रिपोर्ट में साथ ही साथ लोकपाल और लोक आयुक्त के बारे में भी कहा गया है। तो इस कक्षा के हिसाब से प्रासंगिक संदर्भ में देखें तो लोकपाल और लोक आयुक्त के गठन के बारे में भी वेंकटचलैया कमीशन कहता है। साथ ही यह भी सिफारिश देता है कि प्रधानमंत्री को इसकी परिधि में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री को इसकी परिधि में रखने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री जैसा पद जो सेंटर का, देश का एक सर्वोच्च पद है, वो उसके ऊपर भी क्या लोकपाल की कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर क्या जांचा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना रेवोल्यूशनरी सिफारिश इसने दे दिया था कि आप जो है प्रधानमंत्री के ऊपर भी जो है उसकी परिधि में प्रधानमंत्री को भी रखना चाहिए। दूसरा जो है प्रशासनिक आयोग वो 2005 में गठित हुआ था और इस सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन को वीरप्पा मोइली आयोग भी कहते हैं। और उसने भी कहा था कि बिना विलंब लोकपाल का जो है गठन होना चाहिए, विदाउट एनी डिले
गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन लाइक लोकपाल। ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ने भी कहा है 2005 में। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है दो चीज़, पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग है वो 1966 में इस्टेब्लिश होता है, और जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है वह 2005 में इस्टेब्लिश होता है। तो ये जो 2005 का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार आयोग है उसके रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग इसके रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं। तो उसने भी कहा था कि विदाउट एनी डिले वी हैव टू स्टैब्लिश लोकपाल। 2011 में सरकार ने मंत्रियों के समूह का गठन किया, और जिसे प्रणब मुखर्जी ने मतलब उसकी अध्यक्षता की थी। उसने सलाह दिया था कि कैसे भ्रष्टाचार से मुकाबला किया जाए तथा लोकपाल बिल को प्रस्तावित किया जाए, किस तरह से लोकपाल बिल को प्रस्तावित किया जाए और आगे उसे बढ़ाया जाए। इस पे भी 2011 में बातचीत हुई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हम सबके जहन में है। अन्ना हजारे जुड़े थे और किस तरह से दिल्ली की सड़कों में पूरे देश दुनिया के सभी मध्यम वर्ग के लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन करना चाहते थे, सब इकट्ठा हुए थे, और वो एक तरह से एक बीज का काम कर रहा था, सीड का काम कर रहा था लोकपाल से जुड़े कानून को लाने में। और उसने सरकार पर, आप कभी यूट्यूब पे देखिएगा पुराने वीडियोस कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर संसद के अंदर विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हमें कोई एक सोशल मूवमेंट अगर बोलेगा कि हमारे ऊपर, नेताओं के ऊपर कानून लाइए और हम लोकपाल ला रहे हैं, हमारे ऊपर नकेल कस रहे हैं, तो हमें नहीं लाना चाहिए। तो आपको अलग अलग वॉइस मिलेगा उसमें, लेकिन फाइनली चूँकि वो मूवमेंट बहुत स्ट्रांग था और उसको पूरा हिंदुस्तान का समर्थन मिल रहा था, तो उस पर सरकार ने दबाव सरकार पे भी बनी और लोकपाल और लोक आयुक्त बिल को संसद के दोनों सदनों में जो है पारित किया गया। और इस बिल को राष्ट्रपति की फिर फाइनली सहमति मिली, और 16 जनवरी 2014 से जो है ये बिल आप देख सकते हैं कि ये कार्य रूप में आया, यानी इस बिल को जो है वो मान्यता मिल गई। अगले हिस्से में हम देख रहे हैं लोकपाल और लोक आयुक्त का जो एक्ट है 2013 का, वो है क्या। एक्ट यानी 2013 का है, जो कि एक तरह से एक्ट आने से ये होता है कि वो चीज़ कानूनी मतलब हो जाता है, मतलब इसके पीछे लीगैलिटी आ जाती है। अगर ये एक्ट नहीं आता तो ये उतना मजबूत नहीं होता लोकपाल और लोक आयुक्त का पूरा प्रयास, लेकिन एक्ट आने से हो गया कि हम और आप इसका उल्लंघन, अवमानना नहीं कर सकते। जैसे आप देखिएगा कि बहुत सारे एक्ट हैं इंडिया में, जैसे RTI एक्ट है 2005 का, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है आपदाओं के नियंत्रण के लिए। तो उसी तरह लोकपाल लोक आयुक्त एक्ट जो है वो 2013 में पारित हुआ, और महत्वपूर्ण एक्ट है ये। और यह एक्ट संघीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोक आयुक्त के गठन का प्रावधान करता है, ताकि लोक प्राधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार और अन्य मामलों की जांच की जा सके। जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो सिविल सर्वेंट हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, अगर उन पे थोड़ा सा भी संदेह संशय है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो सेंट्रल लेवल पे लोकपाल और राज्य के स्तर पर जो है लोक आयुक्त जैसी संस्थाओं का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय लोक सेवक भी इसमें शामिल हैं, यानी जो इंडियन ब्यूरोक्रेट हैं उनके ऊपर भी वो लोकपाल का पूरा दायरा है, और ये भारत के सभी राज्यों में विस्तारित है। जम्मू कश्मीर सही सभी राज्यों के लोक सेवक और भारत के बाहर के भी लोक सेवक, भारत के बाहर के लोक सेवक मतलब जो इंडियन फॉरेन सर्विस में है, वो भी इनके दायरे में है, उनके ऊपर भी नकेल कसा जा सकता है। इसका कंपोजिशन कैसा है लोकपाल का, ये भी देखना जरूरी है। तो लोकपाल के अंतर्गत अध्यक्ष और अधिकतम जो है 8 सदस्य इसमें शामिल है लोकपाल के अंतर्गत, और इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष है। और इस पद पे धारण करने के उपरांत व्यक्ति भारत सरकार के किसी भी पद पर वो नहीं होगा। तो अध्यक्ष प्लस 8 अन्य मेंबर जो है इसके सदस्य हैं, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष है। मतलब जो भी हो, या तो 70 वर्ष पूरा हो जाए या 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए। और इसमें पद धारण करने के उपरांत व्यक्ति किसी भी भारत सरकार के पद पर जो है वो काम नहीं करे, मतलब लाभ के पद के साथ जो जुड़ा हुआ है वो उसके बाद नहीं वो कर सकता है। जो एक्ट है उसमें सिलेक्शंस का क्या प्रोविज़न है, इसके अंतर्गत अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के बोर्ड से मिलकर बना होता है, और इस बोर्ड के अंतर्गत प्रधानमंत्री एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति तो हैं ही, और साथ में लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि के साथ साथ एक न्यायविद होंगे।
मतलब इसमें आप देखिए तो एक अध्यक्ष है और अन्य लोग भी हैं बोर्ड में, और अन्य लोग जो हैं उसमें प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और साथ ही साथ जो है या तो न्यायाधीश नहीं है तो उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति हो, और फाइनली एक ऐसा व्यक्ति जो न्यायविद हो यानी कानून का जानकार हो। तो इस तरह से इसका कंपोजिशन बनता है। और जो योग्यता होगा, जो क्वालिफिकेशन होगा, वो क्या होगा उसका, तो अध्यक्ष या तो पदासीन अथवा सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जो अध्यक्ष होंगे या तो वो अभी से CJI के होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, अथवा सेवानिवृत्त होंगे। दूसरा, या तो वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के या तो चीफ जस्टिस होंगे या तो वहाँ के जो है सेवानिवृत्त होंगे, या एक और देखिए आप, वो लोक मामलों यानी कि पर्सन ऑफ एमिनेंस होना चाहिए। और यही एक इम्पॉर्टेंट जो शब्द है वो कई बार बोन ऑफ कंटेंशन होता है, झगड़े की जड़ होती है और विवादास्पद होता है कि वो व्यक्ति कौन होगा जो अगर CJI नहीं है, हाई कोर्ट का मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो जो तीसरा जो टर्म है कि वो पर्सन ऑफ एमिनेंस होगा, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है। सरकार को अगर लगता है कि आप पर्सन ऑफ एमिनेंस हैं तो आपको अध्यक्ष बना सकता है, सरकार को लगता है मैं हूं तो मुझे बना सकता है। तो ये दायरा थोड़ा सा जो है विवादास्पद होता है जो लोकपाल के साथ जुड़ता है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 को देखें तो इसके मेंबर्स की पूरी लिस्ट है, और जो मेंबर्स की पूरी लिस्ट को हम देखते हैं तो उसमें देखिए कि 50% सदस्य जो है वो न्यायिक सदस्य होंगे, मतलब 50% मेंबर्स जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे, चाहे वो सिटिंग और रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जो है वो या मतलब चीफ जस्टिस और होंगे। पदासीन सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के सदस्य होंगे जो 50% होंगे, यानी 50% जो होंगे वो जुडिशियल होंगे वो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के पदासीन या सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होंगे। 50% जो रेस्ट है वो 50% वो SC ST OBC और वुमेन ये होंगे, यानी 50% जुडिशियल और 50% SC ST OBC और वुमेन वर्ग से होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये कि जो गैर न्यायिक सदस्य हैं, जो भी नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे, उसके उन्हें वित्त, लोक प्रशासन, सतर्कता, भ्रष्टाचार विरोधी और नीति निर्माण का ज्ञान और 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। यानी जो भी व्यक्ति नॉन जुडिशियल होगा उसे या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, या तो उसे फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, उसे करप्शन विरोधी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, विजिलेंस का नॉलेज होना चाहिए, या पब्लिक पॉलिसी का नॉलेज होना चाहिए। कम से कम 25 वर्ष का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, तब वो एलिजिबल होगा इस दायरे के अंतर्गत। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति चयन समिति के सिफारिश के आधार पर करता है। और जो इस चयन समिति जो हम लोग देख रहे थे, इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है चयन समिति का, कौन कौन होगा उसमें, प्राइम मिनिस्टर और ये लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो लोकसभा के अध्यक्ष, ये सब मिलके जो बनता है, तो वो जो सिफारिश करेगी उसी के बेसिस पे राष्ट्रपति सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो इस तरह से आप इसके सदस्यों का कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा। कौन जो है ऐसा है जो चेयरमैन नहीं बन सकता है, कौन है ऐसा जो चेयरमैन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो MP और MLA सांसद और विधायक जो है वो चेयरमैन नहीं बन सकता है। कोई व्यक्ति जो किसी अपराध में दोषी हो वो चेयरमैन नहीं बन सकता है। 50 वर्ष से कम उम्र वाले लोग चेयरमैन नहीं बन सकते हैं। पंचायतों और नगर पालिका के सदस्य इसके चेयरमैन नहीं बन सकते हैं। सदस्य जो लोक सेवाओं से निकाल दिए गए हों या बहिष्कृत किए हो, किसी कोई चार्जेस के कारण या उसको रिज़ाइन दिलवाया गया हो, उसे निकाल दिया गया हो उसके आचरण के कारण, व्यवहार के कारण, तो ऐसे मेंबर भी इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। और कोई व्यक्ति जिसके पास पहले से कोई लाभ का पद हो, कोई पहले से ही प्रॉफिट के पद को अगर वो धारण किया हो, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है वो इसके चेयरमैन बनने के का पात्र जो है वो नहीं होता है। लोकपाल की शक्तियाँ क्या क्या है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है जहाँ हम पावर्स ऑफ लोकपाल की बात करते हैं। तो लोकपाल की शक्ति का जहाँ तक बात है तो लोकपाल की शक्ति में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, सांसद, ग्रुप A, B, C, D के अफसर, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अफसर आदि सभी लोकपाल के दायरे में रहते हैं।
मतलब अगर आप एक्ट को देखेंगे तो एक्ट कहता है कि प्रधानमंत्री भी, मंत्रीगण भी, सांसद और सारे ग्रुप ए बी सी डी के जितने अफसर हैं सभी लोकपाल के पेरिफेरी में हैं, उसके दायरे में। दूसरा मतलब जो सुरक्षा से जुड़ा है, सार्वजनिक व्यवस्था है, ऊर्जा, अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के अपवाद के साथ अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री भी शामिल है। मतलब अगर प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं, लेकिन अगर वहाँ ऊर्जा, सार्वजनिक व्यवस्था, अंतरिक्ष का इशू है, इन सारे इशूज़ को यहाँ एक्सेप्शन माना गया है। इन मामलों में तत्काल जो है तुरंत इसमें जजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए लोकपाल को सीबीआई को निर्देशन देने की शक्ति, यानी सीबीआई जो कुछ करेगा, किस डायरेक्शन में काम करेगा, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, उन सारे मामलों में सीबीआई को डायरेक्शन देने का काम भी जो है लोकपाल करेगा। किसी विशेष मामलों में वह सीबीआई को सर्च करने अथवा सीजर ऑपरेशन चलाने की शक्ति प्राप्त है। किसी विशेष मामले में बहुत सारे चीज़ हो रही है, आप देख रहे हैं कि अभी ईडीज़ का हर जगह छापा हो रहा है और तो कई ऐसा सर्च अभियान है, कहीं अगर सीजर ऑपरेशन है, उन सारे मामलों में सीबीआई को सर्च करने अथवा सीजर ऑपरेशन की भी जो शक्ति लोकपाल के उससे निकल के आता है। लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाए गए लोक सेवकों की सिफारिश करने, स्थानांतरण करने या निलंबित करने की वो है। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर्स भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है तो उसको स्थानांतरित किया जाए, उसको डिसमिस किया जाए, उसको ट्रांसफ़र किया जाए, ये सब मामले की भी जो है शक्ति उसे प्राप्त है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति सीबीआई के निर्देशन के चयन की सिफारिश करेगा, और प्रधानमंत्री के जो अध्यक्षता वाली एक समिति होगी वो सीबीआई के जो निदेशक होंगे, जो चीफ होंगे, उसके चयन की जो है वो सिफारिश वो करता है, और उसे वो शक्ति प्राप्त है कि कौन सा व्यक्ति जो है उसकी अध्यक्षता करेगा, उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट ये डायमेंशन है जिसके साथ इसको हम जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ ये देखें कि यह स्पष्ट समय सीमा को निर्धारित करता है। प्रारंभिक जांच के लिए 3 महीने हैं, जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर आप जांच कर रहे हैं किसी व्यक्ति पे तो 3 महीने का टाइम है, और उसे 3 महीना और एक्सटेंड किया जा सकता है। और जांच के लिए यह 6 महीने है, जिसे एक बार में 6 महीना बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभिक जांच के लिए 3 महीने एक्सटेंशन, जब जांच होगा तो 6 मंथ, और उसको भी 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। सुनवाई के लिए, जब सुनवाई होगा फाइनल, तो उसके लिए 1 वर्ष का टाइम है, और जिसे 1 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। और इसे प्राप्त करने के लिए विशेष अदालतें भी स्थापित की जानी है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से फिर से इसे देखने की जरूरत है कि इसके अंदर जो समय सीमा निर्धारित की गई वो प्रारंभिक जांच के लिए 3 महीने है, बहुत इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अब जब जांच स्टार्ट होगी तो उसके लिए फिर 6 महीने, और उसको भी एक बार में 6 महीना बढ़ाया जा सकता है। और सुनवाई के लिए जो है वो 1 वर्ष है, और उसे 1 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अधिकतम सजा को 7 वर्ष से 10 वर्ष करता है, और अधिनियम की धारा 7, 8, 9 और 12 के तहत न्यूनतम सजा अब 3 साल होगी, और धारा 15 के तहत जो है न्यूनतम सजा अब 2 साल होगी। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत, इसमें कहीं एक्सटेंशंस भी हैं, आप देख रहे हैं, और कहीं पे जो है उसे घटाया भी गया है। जिन संस्थाओं को पूरी तरह या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त दिया जा रहा है वे लोकपाल के क्षेत्र में हैं, लेकिन सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं को इसे बाहर रखा गया है। आंशिक रूप से जो वित्त पोषित हैं उनको लोकपाल के में रखा गया है। सरकार के द्वारा जो सहायता प्राप्त संस्थाओं को इसे बाहर रखा गया। विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम के तहत विदेशी स्रोतों से प्रति वर्ष 10 लाख रुपए से अधिक का दान प्राप्त होने वाली सभी संस्थाओं को लोकपाल के क्षेत्र में रखा गया। ये एक बहुत डिबेट इसमें हो रहा है। आप हाल के समय में देखेंगे तो जैसे FRA है, विदेश से जो चंदा आता है, और इन सब मामले में NGOs के ऊपर खास तौर पे नकेल कसा गया है कि जहां भी विदेशों से आपको किसी भी स्रोतों से 10 लाख से अधिक अगर आपको आ रहा है दान, तो लोकपाल के उस दायरे में होगा, उसकी जांच होगी, उसमें इसे रखा गया है। लोकपाल के विरुद्ध शिकायत का भी प्रावधान है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो लोकपाल का अध्यक्ष है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए शिकायत का कोई प्रावधान नहीं है। तब जब आप एक्ट देखेंगे लोकपाल के, तो उसके सेक्शन 37 के अनुसार लोकपाल व्यक्ति या अपने संस्थानों के किसी सदस्य के खिलाफ की गई किसी भी शिकायत की जांच नहीं करेगा। मतलब अगर
संस्थान के खिलाफ कोई मामला है तो वो नहीं जांच करेगा इसकी, लेकिन कदाचार के आधार पे अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। लेकिन कदाचार का मामला अगर ज़्यादा है अध्यक्ष पे या उसके सदस्य पे तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। उसकी भी एक शर्त है कि 100 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के संदर्भ के बाद जो है उसे हटाया जा सकता है। ओवरव्यू क्या है लोक आयुक्त का? जैसे हमने लोकपाल देखा तो हमने साथ में ये भी बात किया कि राज्यों के लिए जो हमारे यहाँ जो है लोक आयुक्त का भी विधान है। लोक आयुक्त जैसी संस्था भी है जो है काम करती है। लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के लागू होने से बहुत पहले से ही कई राज्यों में जो है वो लोक आयुक्त जैसी संस्था स्थापित कर ली गई थी। मतलब लोकपाल के आने से पहले ही बहुत सारे स्टेट ने लोक आयुक्त को स्टैब्लिश कर लिया था। और ज्ञात हो कि लोक आयुक्त संस्था की स्थापना सबसे पहले 1971 में महाराष्ट्र में हुई थी। यानी लोकपाल कानून 2000 जो है आप देख रहे हैं एक्ट 2013 का आ रहा है, लेकिन जो लोक आयुक्त है उसके बारे में प्रयोग 1970s में ही स्टेट लाइक महाराष्ट्र में वो पहले स्टार्ट हो चुकी थी। हालांकि उड़ीसा ने इस संदर्भ में 1970 में एक अधिनियम पारित किया था, लेकिन वो 1983 में लागू हुआ। अधिनियम सबसे पहले यानी उड़ीसा ने पारित किया। ये दो फैक्ट है। देखिए, महाराष्ट्र ने सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना की है, लेकिन उड़ीसा ने अधिनियम सबसे पहले जो है 70 में पारित किया। हालांकि लागू लेट उड़ीसा ने किया। उड़ीसा में ये 1983 में लागू हुआ है। और अब तक जो सूचना है, अपडेटेड सूचना के आधार पर 20 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में लोकायुक्त की स्थापना जो है वो हो चुकी है। अगर आप डेटा के साथ इसे देखना चाहें बहुत विस्तार से तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में कब कब लोकायुक्त की स्थापना हुई है। तो उड़ीसा में चूँकि एक्ट पहले आ गया था तो उड़ीसा को ही पहला स्थान हम दे रहे हैं। उड़ीसा में 1970 में इसकी स्थापना हुई। अब देख सकते हैं एक बीमारू स्टेट रहा उड़ीसा, और जहाँ पे सूचना के अधिकार के प्रति तत्परता बहुत पहले से थी। महाराष्ट्र दूसरा राज्य रहा। 1971 में यहाँ पे लोक आयुक्ता के लिए पहल की गई। राजस्थान तीसरा राज्य है। यही राजस्थान है जहाँ आप देख रहे हैं कि बाद में जाके जो है सूचना का अधिकार और ये सब के लिए कितना कुछ किया गया है। तो सूचना के अधिकार और बाद में लोकपाल, ये दोनों इनिशिएटिव जो है इम्पॉर्टेंट है। 80 के दशक की का लास्ट और 90s के शुरुआत में वहाँ सूचना के लिए आंदोलन चल रहा है, और उससे पहले ही जो है यहाँ पे लोकपाल के लिए जो है 1973 में लोक आयुक्त की स्थापना 73 में राजस्थान कर रहा है। बिहार में 74 में लोकपाल की जो है स्थापना की गई। अब जानते हैं 74 का समय बिहार की राजनीति के लिए वैसे भी महत्वपूर्ण था, जब जेपी मूवमेंट की शुरुआत हो रही थी, और वो भी मूवमेंट का जो मूल था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन था वो। तो 74-75 का समय है, और वहीं पे बिहार में लोक आयुक्त की स्थापना भी की जा रही है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में। यूपी में भी 75 में लोक आयुक्त की स्थापना की गई। एमपी में 1981 में 1981 में जो है वो लोक आयुक्त की स्थापना की गई है। आंध्र प्रदेश देखिए, साउथ के यानी पहले स्टेट आंध्र प्रदेश में 1983 में लोक आयुक्त की स्थापना की गई है। यानी बीमारू स्टेट उड़ीसा पहले कर रहा है, आंध्र प्रदेश 1983 में लगभग 13 साल बाद कर रहा है। हिमाचल प्रदेश यानी पहाड़ी राज्य में भी जो है 1983 में इसकी स्टार्ट होती है लोक आयुक्ता की। कर्नाटका में आप देखिए 1985 में हो रही है। दूसरा स्टेट है आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका, और यहाँ 1985 में लोक आयुक्त का स्थापना होता है। असम पहला नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, असम में जो है ये 1985 में लोक आयुक्त स्टैब्लिश हो चुका था। गुजरात में जो गवर्नेंस के मामले में आज अव्वल दर्जे पे माना जाता है वो उड़ीसा के कितने बाद, उड़ीसा में 1970 तो गुजरात में 1986, लगभग 16 वर्षों के बाद जो है वो गुजरात में लोक आयुक्त की स्थापना हो रही है। पंजाब में 1995 में लोक आयुक्त की स्थापना हो रही है। दिल्ली में 1995 में लोक आयुक्त की स्थापना हो रही है। बाद में ये हालांकि पूरा लोकपाल का एक गढ़ बना दिल्ली 2000 के दशक में, लेकिन लोक आयुक्त की स्थापना जो है वो 1995 में दिल्ली में हो चुकी थी। केरला तीसरा आप देखिए साउथ इंडियन स्टेट है। अगर आप आंध्र प्रदेश और जो है कर्नाटका के बाद देखिए तो केरल
थर्ड साउथ इंडियन स्टेट है जहां काफ़ी लेट 1999 में जो है वो लोकपाल का गठन किया गया। झारखंड में 2001 बिहार से अलग हुआ। झारखंड में 2001 में लोक आयुक्त की स्थापना हुई। ये डेटा ये भी एक शो कर रहा है कि जो स्टेट शुरुआती स्तर पे ज़्यादा पिछड़े थे वहाँ पहले हो रहा है, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार की वारदातें अधिक थी और वहाँ पे जो है एक तरह से सिटीज़न और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में इंटरैक्शन नहीं था, एक तरह से आपस में मेल जोल नहीं था, आपस में एक तरह से खाई थी। तो जहाँ ज़्यादा खाई थी वहाँ प्रशासन आंसरेबल नहीं था, और जहाँ आंसरेबल नहीं था वहाँ भ्रष्टाचार जो है एक आप कह सकते हैं कि ट्रेंड के रूप में प्रशासन के साथ जुड़ता रहा है। तो ये डेटा ये भी शो कर रहा है। झारखंड में बहुत बार 2001 में, छत्तीसगढ़ चूँकि मध्य प्रदेश से टूट के आया है तो छत्तीसगढ़ में भी उसके बाद 2002, हरियाणा में 2002 और उत्तराखंड में 2002। ये छोटा सा डेटा से हम देख सकते हैं कि स्टेट लेवल पे जो है किस तरह से लोक आयुक्त का विस्तार हुआ है, लोक आयुक्त के पावर, उसके फंक्शंस जो है वो आगे बढ़े हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। अगले शीर्षक में हम देख रहे हैं कि लोक आयुक्त की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से लोकपाल तो काम कर ही रहा है सेंटर के स्टेट लेवल पे, लेकिन लोक आयुक्ता भी स्टेट के लेवल पे किस तरह से काम कर रही है उसको देखने की जरूरत है। तो लोक आयुक्त की कई सारी विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे एक तो है संरचनात्मक भिन्नताएं, जैसे लोक आयुक्त की संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं है। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मिटी है, स्टेट अलग है तो वहाँ लोक आयुक्त का स्ट्रक्चर भी अलग है। जैसे राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने लोक आयुक्त के साथ साथ उप लोक आयुक्तों का भी गठन किया है। ये सारे स्टेट ऐसे हैं, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, जहाँ लोक आयुक्त के साथ साथ उप लोक आयुक्त भी है, जबकि हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश ने केवल लोक आयुक्त का गठन किया है। यानी आप ठीक ये वेरिएशन देख सकते हैं लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के बीच में। बहुत सारे स्टेट जहां उप लोकायुक्त भी है, कुछ स्टेट ने केवल लोकायुक्त को ही रखा है। पंजाब, उड़ीसा जैसे राज्य जिन्होंने अधिकारियों को लोकपाल के रूप में नामित किया है, यह ARC रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने क्या किया था कि अधिकारियों को भी लोकपाल के रूप में नामित किया था। तो ये एक अलग डायमेंशन है जो ARC के यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के सिफारिश के अनुरूप नहीं था। नियुक्ति कैसी होती है लोकायुक्त की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है जिसको हम देखेंगे। अगर आप नियुक्ति को देखें तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अधिकांश राज्यों में राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते समय निम्नलिखित से परामर्श करता है। जब भी आप लोकायुक्त को स्टेट में अपॉइंट कर रहे हैं तो राज्यपाल डेफिनेटली स्टेट का सबसे बड़ा संवैधानिक सर्वोच्च पदाधिकारी है, तो वो लोकायुक्त को नियुक्त करते समय निम्नलिखित व्यक्तियों से परामर्श कर सकता है। जैसे राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से जो है वो इस बारे में परामर्श कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। लोकायुक्त की विशेषताएं जो हम उसमें देख रहे हैं आगे की योग्यता, जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यताएं निर्धारित है, लेकिन बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि राज्यों में कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं है। कार्यकाल अगर आप देखें तो अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त के लिए कार्यकाल लगभग 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले भी हो निर्धारित हो, पुनर्नियुक्ति के लिए ये पात्र नहीं है। तो एक डिफरेंस है, वहाँ पे 70 वर्ष था जब आप लोकपाल की बात देख रहे थे, यहाँ पे लोकायुक्त के लिए है 65 वर्ष इसकी आयु कर दी गई है और उसके साथ उसको देखने की कोशिश की जा रही है। सीमाएं क्या क्या हैं लोकपाल की और उस पूरी संस्था की? तो लोकपाल की जो संस्था है वो प्रशासनिक संरचना के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने की पुरजोर कोशिश हालांकि कर रहा है, परंतु उसमें बहुत सारी कमी। हम जान रहे हैं कि करप्शन का जो एक स्तर है और वो करप्शन का स्तर इतना घर कर गया है कि अगर आप कभी प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को पढ़ें तो वो ये मान के चलता है कि करप्शन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और सारे फॉर्म्स में कहीं ना कहीं हम सब इंडल्ज हैं, हम कहीं सब उसमें सम्मिलित हैं। तो एक लड़ाई है उसके खिलाफ और उस लड़ाई को एक दिन में आप हासिल नहीं कर सकते जब तक कि व्यक्तिगत रूप में भी उस लड़ाई के खिलाफ हम लोग पुरजोर
जो है वो आवाज़ ना उठाएं। तो लोकपाल के लिए लड़ाई है, लेकिन कमियां भी साथ में है। लोकपाल और लोक आयुक्त तक 2013 को 5 वर्ष तक इसके अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया जा सका, जो इसके पीछे के राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव और जो है लुचपुच रवैया को दिखाता है। मतलब एक्ट आया 2013 में और 5 वर्ष तक जो है गवर्नमेंट ने अध्यक्ष का ही चुनाव नहीं किया, मतलब कोई अपॉइंटेड नहीं थे अध्यक्ष। 2013 में आया एक्ट और 2018-19 तक जो है कोई अध्यक्ष इसके नहीं बने थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम संस्था बना रहे हैं, गुड गवर्नेंस की पूरी मुहिम को मजबूत करना चाहते हैं, इंटरनेशनली गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों के साथ जो है हम कैसे इसको स्ट्रेंथन करें, कैसे उसको बढ़ावा दें, तो वो तभी होगा जब हम संस्था पे किसी को नियुक्त करेंगे। तो हम नियुक्त ही अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी को, तो वो संस्था तो वैसे ही कमज़ोर होगी। तो एक लगता है नाम मात्र की संस्था फिर बन के रह गई थी, या उसके पीछे जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी जो है बहुत ज़्यादा था, ऐसा लग रहा था देख के। इस एक्ट के तहत राज्यों को लोक आयुक्त का गठन करने की सलाह दी गई थी, परंतु अभी तक केवल 16 राज्यों ने लोक आयुक्त का गठन किया है। स्टेट को दिया गया और ये उम्मीद कर रहे थे कि अब 28-29 स्टेट हैं, सबके पास लोक आयुक्त होगा, लेकिन सबके पास लोक आयुक्त भी नहीं है। यानी इसको लोक आयुक्त को गठन करने के लिए भी कोई इन्फोर्सेबल कानून नहीं है। तो जब तक हम अगर स्टेट में नहीं सभी स्टेट में लागू करेंगे, तब तक वो ठीक ढंग से कैसे स्पीडी तरीके से काम करेगा। तो ये कानून की भी कमजोरी है कि हम इसको इन्फोर्सेबल तरीके से जो है इसको लागू नहीं करा पा रहे हैं। लोकपाल राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है, क्योंकि कमेटी में नियुक्त सभी सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल से संबद्ध है। इस प्रकार लोकपाल पर राजनीतिक प्रभाव साफ देखा जा सकता है। जैसे आपने कंपोजिशन देखा, आपने देखा प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के लीडर हैं, लोकसभा अध्यक्ष है। तो पॉलिटिकल पार्टी का अगर उसमें इंटरवेंशन होगा और हम चाहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी संस्थाओं के ऊपर हम करप्शन के चार्ज वही संस्था लगाए, तो थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें राजनीतिक जो है प्रभाव कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी है, वो देखिएगा, और वो एक इम्पॉर्टेंट रूप से इसके फंक्शंस को बाधित करता है। लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट 2013 को स्पष्ट रूप से देखे तो वो भ्रष्टाचार पर रोकथाम करने के लिए किसी प्रकार का कोई विशिष्ट समाधान प्रस्तुत नहीं करता है, इसलिए आम लोगों में संस्था के प्रति कोई खास रुचि नहीं है। कैसे हम करप्शन को रोकेंगे, उसके मैकेनिज्म को कैसे डेवलप करेंगे, क्या कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन है करप्शन को रोकने के लिए, उसके बारे में भी कोई विस्तृत समाधान ये नहीं प्रस्तुत करता है। और जैसे ही आप कोई समाधान नहीं लेके आते हैं, तो आम लोगों में लोकपाल जैसी संस्थाएं बहुत लोकप्रिय नहीं रह जाती है, उनमें निरुत्साह दिखता है ऐसी संस्थाओं के प्रति। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि लोकपाल के दायरे से न्यायपालिका को बाहर रखा गया। न्यायपालिका एक इम्पॉर्टेंट अंग है, और न्यायपालिका के अंदर जिस तरह से न्यायपालिका जो है आप देखेंगे बहुत सारे मामले में अपनी धारणाएं देती है, इंटरप्रिटेशन देती है, लेकिन हाल के दिनों में न्यायपालिका के अंदर भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले आए हैं और उसको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। तो न्यायपालिका को इसके दायरे से बाहर रखना भी एक इम्पॉर्टेंट समस्या दिखाई पड़ती है। लोकपाल को किसी प्रकार की कोई संवैधानिक आधार प्रदान नहीं किया गया है, साथ ही साथ लोकपाल के खिलाफ अपील करने का भी कोई समुचित प्रावधान नहीं है। अगर लोकपाल जैसी संस्था, आपने देखा कि 2013 का एक्ट आया, लेकिन 5 साल तक जो है कोई अध्यक्ष ही नहीं बना, संवैधानिक रूप से उतनी मजबूत उसको जो है अधिकार नहीं दिया गया है, और लोकपाल के खिलाफ अपील करने का भी कोई समुचित प्रावधान नहीं है। तो ये इसको कमज़ोर बनाता है लोकपाल को कहीं ना कहीं। लोक आयुक्त का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया है, परंतु इसका गठन संपूर्ण रूप से राज्यों की इच्छा शक्ति पर छोड़ दिया गया है। मतलब लोक आयुक्त का तो प्रावधान है, लेकिन ये कहा गया है कि राज्य पे डिपेंड करता है कि वो लोक आयुक्त को गठन ना करे। और जहाँ पे भी आप देखिएगा भारत के संविधान में भी जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो उसमें भी यही समस्या है कि जब आप राज्य के ऊपर छोड़ देंगे और ये मान के चलेंगे कि राज्य इसको गठन करे ना करे, तब वहाँ से उसकी कमियाँ शुरू हो जाती है। तो इसके पूरे प्रोसेस को मजबूत बनाने के लिए इन्फोर्सेबल जब तक राज्य को नहीं करेगा कि आपको करना ही चाहिए, तब तक जो है इस प्रकार का पूरा जो प्रयोग है बहुत सफल नहीं दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया में कई तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर आप नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो वो भी लगता है कि उसमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट
का जो शब्द है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट और पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, ये दो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, ये भी एक तरह से क्लियर नहीं है कि उसका क्या क्राइटेरिया है। तो वो अपने आप में जो है इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा डाइसी है जब हम ये परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट कौन होगा, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी कौन होगा। तो यहीं पे ये ऐसा क्राइटेरिया है जो थोड़ा वेग है और यहीं पे राजनीतिक हस्तक्षेप की बहुत गुंजाइश होती है कि वहाँ पे राजनीति होना स्टार्ट हो जाता है, राजनीति का जो है प्रवेश होना शुरू हो जाता है। एक अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, अगर आप देखें तो 2016 का जो लोकपाल और लोक आयुक्ता अमेंडमेंट एक्ट है वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रेखांकित करता है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे जो संशोधन है उसमें सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्टिंग के संदर्भ में लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 में बदलाव करता है। जैसे अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप IAS बनते हैं, कुछ बनते हैं, तो आपको अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना पड़ेगा। उसके बारे में 2013 में जो एक्ट कह रहा था उससे 2016 में संशोधन किया गया है। किसी मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता की उपस्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्ष के दल के नेता को लोकसभा का चयन करने वाली चयन समिति का सदस्य बनने की ये अनुमति देता है। अगर मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को वो देता है। और विधेयक अधिनियम की धारा 44 को संशोधित करता है जो मूल रूप से सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी सरकारी सेवा शुरू करने के 30 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारी की रिपोर्टिंग करनी है। मतलब आप जैसे ही किसी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, IAS बनते हैं या कोई पब्लिक सर्विस को ज्वाइन करते हैं, तो विदिन 30 डेज आपको अपनी सारी संपत्तियों का ब्यौरा जो है वो सामने लाना पड़ेगा। और संशोधन की धारा 44 में यह भी कहा गया है कि 30 दिन के समय की सीमा समाप्त कर देता है और सार्वजनिक अधिकारी सरकारी द्वारा उल्लेखित अपनी रिपोर्टिंग करता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट संशोधन है और वो उसके अंतर जो नए नए प्रावधान है वो कहीं ना कहीं लोकपाल लोक आयुक्त एक्ट को और मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि आज की कक्षा में हमने सिटीज़न एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरैक्शन यानी उसकी अंतःक्रिया के एग्जाम्पल के रूप में, एक नज़ीर के रूप में हमने लोकपाल को देखा, लोकपाल की यात्रा कैसे शुरू होती है उसको देखा, उसके एग्जिस्टिंग लिटरेचर को देखा, लोकपाल और लोक आयुक्त से जुड़े जो कानून है 2013 का उसको देखा, उसकी कमियां क्या है उसको भी हमने देखा, और साथ में जो हाल के संशोधन है 2016 का उस पर भी हमने आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I will be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered, and indeed, the very charm of this particular story that I am going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia which has been retold by several authors, among whom the name of Somerset Maugham stands out. The adaptation that I will be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled, in all of its adaptations almost, as Appointment in Samara. Here is the story. A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy
provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty-handed. Indeed, the servant had all gone white, and trembling with fear, he told his master that he had met death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture. Can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samarra and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samarra to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted death. Why did you make a threatening gesture to my servant? Asked the master to death. And death replied, it was not a threatening gesture. Rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today, because this evening I have an appointment with him in Samarra. See you in the next episode of Literary Snippet.